नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है, जिसपे पिछले सप्ताह की जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल घटनाएं हैं उस पे बातचीत होती है। लेकिन पूरा पिछला सप्ताह एक तरह से कांग्रेस को डिवोटेड रहा, जहां तक पॉलिटिकल गतिविधियों की बात है। मैं प्रोफेसर अभय दुबे से एक बात बाद में करूंगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जैसे कांग्रेस ने जो कम से कम पेपर की और मीडिया की हेडलाइन है उसमें से बीजेपी की न्यूज को पीछे ढकेल दिया, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभय दुबे साहब ये बताइए, मोरलेस अब ऐसा लगता है कि खड़गे साहब ही प्रेसिडेंट बनेंगे, मोरलेस, क्योंकि शशि थरूर और उनके बीच कंटेस्ट है। जैसा कागज पे लग रहा है कि खड़गे साहब ही अगले प्रेसिडेंट हैं। कैसी चॉइस है कांग्रेस के लिए? खड़गे साहब का प्रेसिडेंट होना कैसी चॉइस है? देखिए, पहले तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब पिछले हफ्ते या उससे कुछ पहले हम लोगों की चर्चा हुई थी, तब हम लोगों को लग रहा था कि बिल्कुल अशोक गहलोत प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तब खड़गे साहब का नाम भी कहीं नहीं था, बीच में आता था खड़गे साहब का नाम, लेकिन मुख्य तौर पर हम सब लोग ये मान के चल रहे थे, मैं भी ये मान के चल रहा था, यहाँ तक कि मैंने तो अखबारों में जो मैं लेख लिखता हूं, मैंने ये मान के ही उन लेखों को लिखा था कि अशोक गहलोत ही नए अध्यक्ष होंगे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कांग्रेस की आला कमान ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का आला कमान, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस मामले में भी वो इतनी ज्यादा दूरंदेशी के अभाव का सूचक बनेगा। आप सोचिए, एक ऐसी परिस्थिति जहां कांग्रेस के लिए केवल जीत ही जीत थी, कांग्रेस के लिए केवल लाभ ही लाभ था। जिस तरह से अशोक गहलोत और राजस्थान में अशोक गहलोत के उत्तराधिकारी होने का मामला कांग्रेस आला कमान ने निपटाया है, उसने उसमें से इस फायदे की स्थिति से नुकसान निकाल लिया अपने आप को। हम जानते हैं कि खड़गे उनकी पहली पसंद नहीं थे, उनकी पहली पसंद अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत को वो अब अध्यक्ष नहीं बना सके और अब खड़गे को अध्यक्ष बना रहे हैं, जो कि अशोक गहलोत के मुकाबले मंद गति से काम करेंगे। अशोक गहलोत उत्तर भारत की राजनीति को ज्यादा बेहतर तरीके से संबोधित कर सकते थे। अशोक गहलोत और राहुल गांधी की गुजरात में जोड़ी ने कुछ कमाल भी खिलाया, पिछले चुनाव में कुछ कमाल भी किया था, और दोनों साथ मिलकर काम करने का उनको अभ्यास भी है। शायद इसीलिए गांधी परिवार को लगता था कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनना चाहिए, और राहुल गांधी ने जोर दिया था कि अशोक गहलोत इस्तीफा दे दें अध्यक्ष पद से, और उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव लड़े। अध्यक्ष बनना उनका लगभग निश्चित है। लेकिन मैं एक बात ये नहीं समझ पाया कि एक व्यक्ति जिसको आप मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं, उसको आप ये आश्वासन देने में कंजूसी क्यों करते हैं कि आपकी जगह आप ही का नामजद व्यक्ति मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा? मतलब वो उसके पीछे क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं। आप भी इस बात पर सोचिए और कुछ कहिए कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि एक व्यक्ति जो कि संगठन का काम करने के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ रहा है, उस व्यक्ति को आला कमान ये आश्वासन देने में विफल है कि आपकी जगह आपका नामजद व्यक्ति होगा। बजाय इसके आला कमान ये कोशिश करते हुए दिखता है कि ऐसा व्यक्ति उसकी जगह ले जिस व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं उसको निकम्मा और गद्दार कहता था, जिसके खिलाफ उसने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था मुख्यमंत्री के तौर पर आप, और जिस व्यक्ति के पक्ष में 102 विधायकों में से 10 विधायक हैं केवल, एक ऐसे व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठाना चाहते हैं। क्यों? मेरा क्यों बहुत बड़ा और विशाल है, और इसी क्यों में इस पूरे सवाल का वास्तविक जवाब छिपा हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल अध्यक्ष पद पर क्या करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की, मैं उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी वरिष्ठता पर भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। वो एक योग्य, वरिष्ठ और कर्मठ व्यक्ति हैं, और कुछ ऐसी भी उनके अंदर योग्यताएं होंगी जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं मान के चलता हूं इतने दिनों तक सत्ता में कोई व्यक्ति, इतने दिनों तक शीर्ष राजनीति में अगर कोई व्यक्ति टिकता है तो जरूर कोई ना कोई खूबियां होती होंगी। लेकिन जरा सोचने की बात है कि वो दक्षिण भारत से आते हैं, और दक्षिण भारत जहां कांग्रेस पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूत है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस बराबर भी टक्कर देती है, और दूसरे राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है कांग्रेस के मुकाबले। आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी तबीयत खराब रहती है,
जो बुजुर्गियत की सीमाओं में, बुजुर्गियत की श्रेणी में आ चुका है, ऐसे व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना रहे हैं, जबकि अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो कि सक्रिय हो और जो उत्तर भारत की राजनीति के ऊपर कुछ ना कुछ महारत रखता हो। मैं दलित कौन है, ओबीसी कौन है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि एक दलित को आप अध्यक्ष बना के, कोई दलितों के वोट आपके नहीं बढ़ने वाले हैं, ओबीसी को अध्यक्ष बना के आपके ओबीसी के वोट नहीं बढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं नहीं मानता हूं कि सावित्री मुर्मू को राष्ट्रपति बना के भाजपा के अचानक आदिवासी वोट बढ़ गए हैं। ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं। आदिवासी वोट तो भाजपा को पहले से ही बड़े पैमाने पे मिलते थे जी। सावित्री मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना के उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव को अपनी तरफ किया था। वो उसको फायदा हुआ था कि आदिवासी को बनाने का, उसका विरोध करना मुश्किल हो गया। अब हमारे कुछ साथियों का मानना यह है कि खड़गे जब अध्यक्ष बनेंगे तो उनका विरोध करना, उनकी आलोचना करना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। भाजपा खड़गे साहब की जम के आलोचना करेगी, क्योंकि खड़गे साहब उत्तर भारत के दलितों को प्रभावित कर पाने में असमर्थ हैं। अगर वो समर्थ होते तो बिना अध्यक्ष बने ही कांग्रेस उनको इस्तेमाल कर सकती थी वहां पर। आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जाटव समाज है वो खड़गे के कहने पर कांग्रेस को वोट देना शुरू कर देगा, या बिहार के दलित खड़गे कहने से कांग्रेस के समर्थन में चले जाएंगे? ये सब बेकार की बातें हैं, और इस तरह की बातें लोग करके कुछ अजीब किस्म की समीक्षाएं कर रहे हैं कि वो दलित कार्ड है कांग्रेस के। इसमें कार्ड क्या, इसमें कार्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है। कार्ड फिर भी थोड़ा सख्त होता है। कार्ड जो है वो मुलायमियत और सख्ती का मिला जुला रूप होता है। यहाँ ना मुलायमियत है ना सख्ती है, तो मजबूरी का सौदा है पूरा का पूरा। जी, मैं अभय जी, नहीं, मैं उसमें इतना ही जोड़ दूं कि खड़गे साहब ऑन रिकॉर्ड कई बार ये हैं, जब वो बार बार कहते हैं कि मुझे भाई दलित नेता के रूप में आप मत करिए, ये वो बोले हैं बार बार, और इसीलिए वो जनरल सीट से लड़े भी हैं। वो एक अलग बात, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने को कभी भी दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट कराना नहीं चाहते हैं। मैं जो एक जरा वो जयपुर की बात जो हो रही है अशोक गहलोत की, क्योंकि ये किसी के भी समझ से परे है। उनको बुलाते हैं सोनिया गांधी जी, ये उन्होंने तो कहा नहीं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा। सोनिया गांधी जी बुलाती हैं, वो उनसे कहती हैं आप अध्यक्ष बन जाइए। वो कहते हैं नहीं, राहुल गांधी जी ही बनना चाहिए, अगर वो नहीं बनेंगे तो मैं बन जाऊंगा, ये वो बात कहते हैं। उसके बाद जो मेरी जानकारी है और जितना मैं समझता हूं, इसमें सोनिया गांधी जी के यहां से स्पष्ट निर्देश था कि जैसे राहुल गांधी ने 2017 में हर एक एमएलए से कहा था एसएमएस भेज के आप अपनी चॉइस बताइए, वो एसएमएस के थ्रू उन्होंने लोगों की चॉइस ली थी कि कौन चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। इस बार भी इनसे कहा यह गया था अजय माकन साहब से कि आप जाइए और एमएलए की चॉइस लीजिए। ये यहां से चलते हैं, पहुंचते पहुंचते जयपुर ये कब उसको वन लाइन रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अजय माकन का रोल मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, मैं कई शोज पे बोल चुका हूं कि अजय माकन साहब अशोक गहलोत से मिलने को मना कर देते हैं। आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, आप कैसे मिलने को मना कर सकते हैं? आप उस डॉक्टर की तरह हैं कि जिसके जो देखभाल कर रहा है उस पूरे स्टेट की, आपको यह हक ही नहीं कि मना करें। खड़गे साहब मिल लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब खड़गे साहब ऑब्जर्वर बन के जाते हैं तो आप भी देखते हैं जनरल सेक्रेटरी का कोई काम नहीं होता है, फिर इट इज ऑब्जर्वर्स कॉल। खैर, मैं ये कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं इनकी इंटरनल जो कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीति होती है उसके शिकार हुए हैं अशोक गहलोत, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरा जो दूसरा सवाल है कि अशोक गहलोत एपिसोड से अब जो बीजेपी कह रही है कैसे आके माफी मांग रहे हैं और बाहर आके माफी मांग रहे हैं, और एक उस पर मैंने कहते हुए एक बड़ी चैनल की एक बड़ी उनको सुना कि सोनिया गांधी ने कहा था कि जाके मीडिया के सामने माफी मांगो। ये सब अपनी बातें हैं, लेकिन इस सारे एपिसोड से आपको क्या लगता है अशोक गहलोत साहब चुनाव मतलब अगले चुनाव तक बने रहेंगे और कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है राजस्थान में? देखिए, जो भाजपा जो कहती है उसको जब थोड़ी देर के लिए हम लोग परे रख दें, क्योंकि वो उसको हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए इस मसले पे। कांग्रेस आला कमान ने जो किया है उसकी समीक्षा कैसे की जाए, ये प्रश्न मेरे सामने प्रमुख है। उसमें मैं पहला सवाल ये उठाऊंगा, उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर दबाव डाला कि आप अध्यक्ष चुने जाने से पहले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। ऐसा कभी होता है? कभी आपने सुना है? क्या ये लोकतांत्रिक संहिता के मुताबिक है? अगर मैं एमएलए हूं और मैं एमपी का चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं तब एमएलए से इस्तीफा दूंगा जबकि मैं एमपी चुन जाऊंगा। अगर मैं नहीं चुनूंगा तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा अगर मैं हार जाऊंगा।
ये जो पूरा दबाव डाला गया उनके ऊपर, ये दबाव ही अपने आप में अलोकतांत्रिक दबाव था। अब वो लिहाज में उसका विरोध उस वक्त नहीं कर पाए, लेकिन वो समझ गए मनी मन कि मामला है क्या, ये कहां गड़बड़ी इसमें हो रही है। ऐसा कभी नहीं होता है, इस तरह का दबाव किसी के ऊपर डालना न केवल अनुचित है, बल्कि ये किसी भी किस्म की लोकतांत्रिक संहिताओं के मुताबिक नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसी से उनके मन में ये शक पैदा हो गया। नॉमिनेशन भी नहीं भरा था अभी, उन्होंने नॉमिनेशन नहीं भरा, दे दिए पहले। यानी वो इस्तीफा देते, उसकी जगह उनकी जगह सचिन पायलट को बैठा दिया जाता, और इनके पूरी तरीके से जितने भी राजनीतिक पद थे वो सब कतर जाते। अब दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उस व्यक्ति की राजनीतिक शक्ति जो कि राजस्थान की राजनीति से आती है, भाई उत्तर प्रदेश के नेता तो है नहीं, वो न वो बिहार के नेता है, न वो कर्नाटक के नेता है, वो तो राजस्थान के नेता है। तो राजस्थान की राजनीतिक जमीन ही उनकी वास्तविक राजनीतिक जमीन है, वहीं से उनकी शक्ति, उनका अनुभव वगैरह सब वहां से आता है। आप उस व्यक्ति को उसकी राजनीतिक शक्ति चूस के बिल्कुल खोखला कर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिल्कुल खोखला व्यक्ति, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति को आप अध्यक्ष बनाएं। सोचिए, अशोक गहलोत ने बिना कहे हुए ये दावा किया कि अध्यक्ष के तौर पर मेरी कुछ ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और वो ऑटोनॉमी मेरे पास रहेगी कि नहीं रहेगी, ये परीक्षा में राजस्थान की जमीन पे करना चाहता हूं। भाई जब अजय माकन ने, मान लीजिए अजय माकन ने अपने मन से किया, भले ही मन से किया हो, अगर अजय माकन ने जाके कहा कि भाई इस मीटिंग में एक लाइन का प्रस्ताव पास होना है कि सारे अध्यक्ष, सारे अधिकार हम सोनिया गांधी को देते हैं निर्णय के, तो उस एक लाइन के प्रस्ताव में अलिखित और अघोषित तरीके से ये निहित होना चाहिए था कि सोनिया गांधी अपना फैसला अशोक गहलोत की मर्जी के मुताबिक करेंगी। तब अशोक गहलोत को कोई दिक्कत नहीं होती, उनके समर्थक उनको गुट कहना ही बेकार है। वो तो पूरी जो कांग्रेस विधायक दल है, कांग्रेस विधायक दल का 95% हिस्सा है। तो ऐसी बात हो गई कि अचानक मैं और आप ये दावा करने लगे कांग्रेस आला कमान के सामने आके कि हम राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और हमारी अंग्रेजी भी अच्छी है, हम अंग्रेजी भी बढ़िया बोलते हैं, और ये वो फलाना ठिकाना, हमारी राजनीतिक समझ भी अच्छी है। तो कांग्रेस आला कमान कहेगा कि आपके साथ तो कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है वहां पे, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है, जब 10 विधायकों से आप सचिन पायलट को बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं मुख्यमंत्री, तो हमें भी बना सकते हैं मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री तो वो बनेगा ना जिसके पास विधायक होंगे। सचिन पायलट के पास ना विधायक है, न पिछले चुनाव से लेकर अब तक उनकी राजनीतिक गतिविधियां राजस्थान में शून्य रही हैं। उनको केवल एक ही श्रेय जाता है कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की थी। एक ऐसे व्यक्ति को आप राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को ये यकीन नहीं हो सकता था कि जो एक पंक्ति का प्रस्ताव पास किया जाना था, उस एक पंक्ति का प्रस्ताव उनके पक्ष में जाएगा। इसलिए उन्होंने ना उस एक पंक्ति के प्रस्ताव की कोई परवाह की, ना उसे उन्होंने पास होने दिया, और जमकर उन्होंने विद्रोह बगावत की। मैं इसको बगावत की बजाय राजनीतिक पेशबंदी मानता हूं, और अशोक गहलोत का ये निर्णय मानता हूं कि हमें राजस्थान की जमीन अपनी सुरक्षित रखनी है, हम अध्यक्ष बने या ना बने। और उन्होंने आला कमान को बता दिया कि आप हमें राजस्थान की जो कांग्रेस राजनीति है उसके शीर्ष से आप हमें नहीं हटा सकते। अच्छा, अब आप सोचिए कि आखिरकार सचिन पायलट को क्यों अध्यक्ष बनाया जा रहा था, क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था राजस्थान का? क्या केवल इसलिए कि वो गुर्जर कम्युनिटी के नेता हैं? अगर वो केवल गुर्जर समुदाय के नेता हैं तो जाहिर है कि राजस्थान के दूसरे समुदाय उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो हो सकता है राहुल गांधी इस बात को बहुत पसंद करते हो कि भाई ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है और हार्वर्ड पलट एलीट है। तो अगर ये वजह है तो ये भी वजह संदिग्ध किस्म की वजह है। अच्छा, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि राजस्थान में कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, दोबारा नहीं आती है, कोई सरकार दोबारा नहीं आती है, इसलिए नए नेतृत्व को तैयार किया जाना चाहिए, इसलिए पुराने नेतृत्व को हटा दिया जाए और नए नेतृत्व को बैठाया जाए उसमें। आप देखिए ना, इस सारे के सारे तर्क कितने संदिग्ध हैं। एक व्यक्ति जो जब सोनिया गांधी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो आप ही बता रहे हैं कि वो तो एसएमएस के जरिए और दूसरे जरियों से लोगों की पसंद पूछी गई थी, विधायकों की पसंद पूछी गई थी। एक व्यक्ति विधायकों के 95% बहुमत की पसंद है। ऐसा भी नहीं है कि 50, 49 और 51 का फर्क हो।
उस व्यक्ति को आप हटा रहे हैं, आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, आप बिल्कुल उसके पहले उसकी टांगे काट देना चाहते हैं और उसके बाद कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आप सारे देश का दौड़ दौड़ का दौरा कीजिए। ये जो पूरा किया है कांग्रेस आला कमान ने, इसने इसके पीछे दूरंदेशी का इतना अभाव है, इसके पीछे एक बहुत ही सामंती किस्म की जिद है कि हम जिसका आदमी को चाहे उसी को अध्यक्ष बनना चाहिए और अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अध्यक्ष उसको बनना चाहिए। अगर हम सिर केवल खड़ा करने के लिए कहें तो जमूड़े की तरह सिर केवल खड़ा हो जाए और नाचने लगे। इस तरीके से नहीं चलता है जी। मैं कांग्रेस ने इस फायदे की स्थिति से अपने आप को नुकसान की स्थिति में धकेल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को न ऊर्जा प्राप्त होगी, न कांग्रेस संगठन को गतिशीलता प्राप्त होगी। वो दिल्ली में बैठे रहेंगे, कहीं कहीं इधर उधर दौरा करना जाएंगे, यहाँ पे लोग आकर उन्हें शिकायतें करेंगे और वो एक तरह से मेज कुर्सी का इस्तेमाल करने वाले अध्यक्ष बनकर रह जाएंगे। जी, मैं एक और चीज अपने दर्शकों को याद दिला दूं। सचिन पायलट जी राहुल गांधी के पास गए थे इस सारे एपिसोड से पहले, और फिर वहां से राहुल गांधी का एक आया था कि भाई एक व्यक्ति एक पद की बात किए थे। मैं ये भी दर्शकों को याद दिला दूं कि जब सचिन पायलट साहब अध्यक्ष थे, उसी के रहते वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और वो लगातार बने रहे। ऐसा नहीं उन्होंने एक पद, हाँ, उन्होंने उस समय इसकी बात नहीं कही, और जब वो मनेसर वाला कांड हुआ तब उनको हटाया गया उस अध्यक्ष पद से। लेकिन मतलब प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाला तो कम से कम सचिन पायलट का ये मुंह नहीं था ये कहने का। खैर, मैं एक चीज आपको और आपसे समझना चाहूं कि इससे जो मुझे कहीं लग रहा है, और मैं दर्शकों के साथ भी शेयर करूं, कल मैंने एक एपिसोड भी इस पे किया है, गुजरात इलेक्शन जैसा आपने कहा कि उसमें अशोक गहलोत की एक बड़ी भूमिका थी 2017 के इलेक्शन में, जब कांग्रेस 77 सीट तक पहुंची थी। मैं ग्राउंड रियलिटी भाई साहब आपसे शेयर कर लूं। ग्राउंड रियलिटी है कि वहां 33 जिले हैं, 33, उन 33 जिले में 11 जिले में बीजेपी जीती थी। 11 जिले में वो नंबर 1 थी, कांग्रेस नंबर 2 थी। 7 जिले में बीजेपी की 0 सीट आई थी, 0। 16 जिले में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा बड़ी पार्टी थी, मतलब अगर 5 हैं तो 3 कांग्रेस या 4 कांग्रेस के थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी का भाई एक वो है जिस तरह से नैरेटिव बनाती है पूरे देश में कि नहीं कांग्रेस, अरे वो बीजेपी, ऐसा नहीं है, और उसमें अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका थी। आपको क्या लगता है कि इस बार अशोक गहलोत इंचार्ज हैं गुजरात के, वो उसको रिपीट कर पाएंगे कि इन सब चीजों से वो भी कहीं हतोत्साहित हुए हों? नहीं, इस बार नहीं कर पाएंगे। पिछली बार की परिस्थिति अलग तरह की परिस्थिति थी। देखिए, पिछली बार जिन पटेल समुदाय में भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी थी पिछली बार, उसके बाद में दलित समुदायों में भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी थी, उसके बाद ओबीसी समुदायों में थे जो मेवानी और ठाकुर और हार्दिक पटेल, ये 3 थे। और पटेलों का अनामत आंदोलन यानी आरक्षण की मांग करने वाला आंदोलन बहुत लंबे अरसे से चल रहा था। बिल्कुल परिस्थितियां भाजपा के खिलाफ थीं और उसका लाभ कांग्रेस को मिला था। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की, अशोक गहलोत ने बड़ी सावधानी के साथ चुनाव अभियान चलाया। उसी का फल हुआ कि आप जो आंकड़े बता रहे हैं, 77 सीटें मिली और 11 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, लेकिन 16 जगहों पर कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और 7 जिलों में तो भाजपा को कोई सीट भी नहीं मिली। आज स्थिति ऐसी नहीं है। भाजपा अभी भी कमजोर विकेट पर है, भाजपा सरकार के खिलाफ अभी भी एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन देखिए, पिछले चुनाव के जो तीनों नेता किस स्थिति में है। जो ठाकुर हैं वो भाजपा में जा चुके हैं, हार्दिक पटेल ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। केवल मेवानी जो है, मेवानी कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति और 2017 की स्थिति में कोई समानता है। जो इस वक्त भाजपा की सरकार है उस पर पटेलों का वर्चस्व है, पूरी तरीके से वर्चस्व है, और मुझे नहीं लगता कि पटेल बिरादरी में आज पहले की तरह की नाराजगी है। उस नाराजगी का नेतृत्व करने वाले सज्जन तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं। तो भाजपा कमजोर हालत में भी चुनाव जीतने की हैसियत रखती है। फिर वहां आम आदमी पार्टी का उभार हुआ है। वहां पर आम आदमी पार्टी ने काफी गुंजाइश, राजनीतिक गुंजाइश है, वो उस पर कब्जा किया है। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार के खिलाफ जो सरकार विरोधी भावनाएं हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी का लाभ किधर जाता है। अगर वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो कांग्रेस को उसका लाभ होगा, लेकिन अगर वो बट जाता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तो उसका भाजपा को लाभ होगा।
और अगर उसका पूरा लाभ आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता है तो कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरीके से ढक्कन हो जाएगी। जी जी जी। और दिल्ली में हुआ वैसी स्थिति गुजरात की हो जाएगी। भाजपा और आम आदमी पार्टी दो बड़ी शक्तियां हो जाएंगी और कांग्रेस जो है लगभग शून्य पे पहुंच जाएगी। जी। तो कांग्रेस गुजरात में इस खतरे का सामना कर रही है। जी आप देखिए ये आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए। जी। मैं एक चीज जल्दी से थोड़ा संक्षेप में, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कल कर्नाटक में एंट्री की है और लोगों का कहना है कि अब उसका टेस्टिंग टाइम शुरू हुआ। अभी तक तो अपने अपने विकेट पे थी, मतलब तमिलनाडु, केरल, लेकिन अब वो ऐसे प्रदेशों में निकली है जहां पे उसको मतलब लोकल गवर्नमेंट हॉस्टाइल रहेगी। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक, मतलब अब भारत जोड़ो यात्रा का अब जो सफर है वो आसान रहेगा, मुश्किल रहेगा, अभी तक जैसा चला है वैसा रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, इसमें थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा इनके लिए और ये परीक्षा है। आपने सही कहा, टेस्टिंग टाइम है और परीक्षा है। मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में, इस परीक्षा में राहुल गांधी कामयाब होंगे। राहुल गांधी, ये कि लगातार इतना पैदल चलना एक तरह की राजनीतिक तपस्या है और जनता जो है उस तपस्या का लाभ देती है। तपस्या का आपको व्यक्तिगत रूप से भी लाभ होता है, जो राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से लाभ इसका हो रहा है, और जनता भी उसका कुछ ना कुछ लाभ देगी। अब ये लाभ कितना होगा, कितनी दूर तक जाएगा, कांग्रेस इस लाभ को कितना राजनीतिक रूप से भुना पाएगी, ये एक अलग सवाल है। जी जी। इसका लाभ तो निश्चित रूप से होगा कांग्रेस को। जी, मैं अब चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे कर लूं क्योंकि वो मेरे मन में था और उसी से हमने शुरू किया था शो। पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं, बल्कि 15, 20, 25 दिन से बीजेपी की चीजें अब हेडलाइंस नहीं बन रही है। मतलब रोज कांग्रेस 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 की बात आ रही है और उसमें मोदी जी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कभी वो चीता छुड़वा रहे हैं। अब कल एक नया आया कि मोदी जी के कैवल क्लैड में वो एक एम्बुलेंस घुस गई, जो कि निहायती बचकानी बात है। आप भी समझ सकते हैं, एम्बुलेंस जा ही नहीं सकती है पीएम के अगल बगल वाले उसमें, जिस तरह से रोके जाते हैं। वो मोदी जी सुरंग में जा रहे हैं, वहां एक बोतल खाली उठा रहे हैं। अच्छा, आप भी समझ लीजिए, अगर खाली बोतल वहां होती और प्राइम मिनिस्टर के उसमें होती तो 2-4 अब तक आईएएस अफसरों की भी नौकरी जा चुकी होती। तो ये बचकानी हरकतें करके वो अपने को हल्का नहीं कर रही है बीजेपी। देखिए, पहले कांग्रेस के बारे में माना जाता था कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। कांग्रेस अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, उसमें कुछ हो ही नहीं, घटित ही नहीं हो रहा था। हालत ये थी कि जब लोग कोई अपनी शिकायत लेकर कांग्रेस के बड़े नेता भी आते थे तो कोई उनको सुनता नहीं था, फिर वो झुंझला के पार्टी से बाहर चले जाते थे। ऐसी दुर्घटनाएं भी कांग्रेस के साथ हो चुकी थी और हम लोग उन दुर्घटनाओं को जानते हैं। उन दुर्घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ है। अब जो अभी कांग्रेस है वो सक्रिय कांग्रेस है। कांग्रेस अगर सक्रिय होगी, अब देखिए वो दोनों मोर्चों पर सक्रिय है, वो संगठन के मोर्चे पर सक्रिय है और जनसंपर्क अभियान यात्रा के जरिए चल रहा है। तो जाहिर है जब कांग्रेस सक्रिय होगी तो उसको मीडिया में ज्यादा स्थान मिलेगा, मीडिया उसके बारे में चर्चा करेगा, भले ही आलोचना करे, भले उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे या उसकी खिल्ली उड़ाए, हर हालत में कांग्रेस को मीडिया टाइम मिलेगा। जो कांग्रेस को बड़े पैमाने पे मीडिया टाइम, भाजपा की यही तो गड़बड़, भाजपा की यही तो संकट है भाई। ये यात्रा 5 महीने चलेगी। अब ये जब कांग्रेस भाजपा शासित प्रांतों में जाएंगे, ऐसे प्रांतों में जाएंगे यहाँ कांग्रेस का उस तरह से जनाधार नहीं है, तो वहां पे कुछ संघर्ष की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। उससे कांग्रेस को और भी ज्यादा मीडिया टाइम मिलेगा, लोग और उसकी तरफ ध्यान देंगे। कांग्रेस ने तो अपने आप को ऐसी स्थिति में कर लिया था कि लोगों ने उसके बारे में चर्चा बंद कर दी। यहां तक मैं भी कहने लगा था कि कांग्रेस के बारे में क्या चर्चा करना, समय बर्बाद करना है। मैंने आपके शो पर और संतोष भारती जी के शो पर दोनों पे कहा था कि कांग्रेस के बारे में क्या चर्चा करना, वक्त बर्बाद करना है। आज कांग्रेस ने अपने आप को चर्चा योग्य बना लिया है, सबसे बड़ी बात यह है। और न केवल हम लोगों के लिए चर्चा योग्य बना लिया है, पर उन लोगों के लिए भी चर्चा योग्य बना लिया है जो कांग्रेस को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। प्रोफेसर साहब, एक मतलब मैं इसी का सप्लीमेंट्री है, अगर बीजेपी को रेलेवेंट रहना है, बने रहना, तो बीजेपी को रियल इश्यूज को एड्रेस करना होगा। बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी, इन सब सवालों पे बोलना होगा, मतलब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे आना होगा। ये चीता ईता से अब लोग नहीं वो होने वाले हैं, लोगों के लिए बहुत हो चुका है। ये चीज है, चूंकि 5 साल की सत्ता होती है और 2 चुनाव के बीच में बहुत लंबा चौड़ा अंतराल होता है, तो इसमें तरह तरह के गुल खिलाने पड़ते हैं, तरह तरह की कलाबाजियां खानी पड़ती हैं, बहुत तरह की राजनीतिक जिम्नास्टिक करनी पड़ती है। तो मोदी जी सब सारे काम करते हैं, वो जानवरों का भी सहारा लेते हैं, वो इंसान का भी सहारा लेते हैं और वो सब तरह के काम करते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि अंततः मोदी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी के मर्म में महंगाई और बेरोजगारी है। उस एंटी इनकम्बेंसी के मर्म में गवर्नेंस के स्तर पर होने वाली
मुश्किलें, दिक्कतें और भाजपा की गलतियां हैं। और अगर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गए जैसा वो चाहती है, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी का ये मर्म जो है वो और निकल कर सामने आएगा, और ज्यादा हमारे सामने रेखांकित होगा, लोगों को और आकर्षित करेगा। अभी काफी लंबा समय है 2024 तक, बीच में 11 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं जिन पर हम सब लोगों को निगाह रखनी है। और मेरे ख्याल से विपक्षी एकता का मीजान भी इन चुनावों के पूरे हो जाने के बाद ही बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते नए विषय के साथ फिर बातचीत होगी। थैंक यू सो मच।